Good morning everyone. Today we are again on the same topic, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल साइंस PYQ. ये जो साइंस PYQ है ये 15 तारीख से लिए गए हैं शिफ्ट 1, शिफ्ट सेकेंड और थर्ड तीनों का कंपाइल्ड. ठीक है, तो वन बाय वन अगेन हम क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं दिल्ली पुलिस में, लास्ट ईयर कैसे पैटर्न रहा है. तो फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है हमारा जर्नल साइंस का, कोल एंड पेट्रोलियम एंड केरोसिन आर द एग्जांपल्स ऑफ. बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है. कोल, पेट्रोलियम एंड केरोसिन तीनों के तीनों कहां से मिलते हैं? अगर देखा जाए तो ये क्या है, हमारे कोल फ्यूल्स है. तो कोल फ्यूल्स की बात की जाए तो कोल फ्यूल्स में मिल जाएगा कोल, ब्यूटामिन, है ना, ये सब चीजें मिल सकती है. जबकि पेट्रोल, केरोसिन ये कोल में से नहीं मिलते. ये हमारे को कहां से मिलते हैं? ये तो क्रूड ऑयल से मिलते हैं सारे के सारे. तो सेकेंड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, फॉसिल फ्यूल. तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल. क्या रिन्यूएबल रिसोर्सेज है? नहीं. अगर एक बार खत्म हो गए तो उसके बाद दोबारा नहीं मिलने वाले. तो यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो नहीं है ये. क्या क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज है? बिल्कुल भी नहीं. बिकॉज ऑल दीज आर गोइंग टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बर्निंग. ये सभी के सभी कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 2 ये केमिस्ट्री का, अगर मैं बताना चाहूं तो 9th क्लास का ये क्वेश्चन है. अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ शुगर. एक सॉल्यूशन है, चलो कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास बीकर है, ठीक है ना, जिसके अंदर 50 ग्राम आपने शुगर रखी है. 450 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास. तो मास बाय मास आपने 450 ग्राम इसमें क्या ऐड कर दिया? वाटर. 50 ग्राम शुगर और ये हो गया हमारा वाटर. तो टोटल सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन हमारा बन गया है 500 ग्राम. करेक्ट. अब फॉर्मूला क्या होता है कंसंट्रेशन का? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होगा हमारा मास ऑफ solute which is 50 gram and the mass of solution 500 gram multiply by 100. ठीक है ना. तो 50 ग्राम हमारा शुगर था, 500 ग्राम हमारा सॉल्यूशन था. 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल 50, 10 पर 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 10%. कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? 10%. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. कई बार वेट बाय वेट आएगा, कई बार वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आएगा, बट कॉन्सेप्ट सेम रहता है ओवरऑल. तो आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है. हमेशा क्या करना है? मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं. Who among the following introduced binomial nomenclature of the biological classification? तो biological classification वैसे तो बहुत लोगों ने किया है, बट nomenclature कौन लेकर आया था? ठीक है ना. जब बात आई थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तो बहुत लोगों ने मिलकर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करा था, जिसमें एरिस्टोटल इन्वॉल्व थे, बहुत लोग इन्वॉल्व थे. बट यहाँ पे बात हो रही है नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर यानी कि कोई भी स्पीशीज, अगर कोई भी हमें ऑर्गेनिज्म मिलता है तो उसका क्या साइंटिफिक नेम रखा जाएगा, उसकी बात हो रही है. तो क्या नाम रखा जाएगा भाई? एरिस्टोटल ने डिसाइड करा था? नहीं. जॉन रे? नो. चार्ल्स डार्विन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था. लिनस ने डेवलप करा था, जिसमें उसने बताया था पहले हम लिखेंगे किसी भी स्पीशीज का जीनस, फिर आएगी बात स्पीशीज की. ठीक है ना. जैसे कि अगर बात करी जाए तो होमो सेपियंस. होमो क्या है हमारा? जीन. और सेपियंस क्या है? हमारी स्पीशीज. तो सबसे पहले आएगा होमो, फिर आएगा सेपियंस, और ये शुड बी ना इटैलिक, मतलब हल्का सा टिल्ट. तब ये लिखने का तरीका है. वैसे तो पूरे रूल्स है कि कैसे हमें एक नोमेनक्लेचर को लिखना चाहिए. फिर बेसिक रूल में मैंने आपको बता दिया पहले क्या लिखना चाहिए हमें, जीनस, फिर सेकंड नंबर पे स्पीशीज. तो जीएस से आप याद रख सकते हैं कि पहले हमेशा जीनस आता है, फिर हमारी स्पीशीज आती है. ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं. क्वेश्चन नंबर 4, टर्मरिक पाउडर इज अडल्ट्रेटेड विद. अब ये एक थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब इसके पीछे ऐसा कहूं मैं कोई साइंस छुपी हुई है तो ऐसा कोई खास है नहीं. ठीक है ना. एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी लेड क्रोमेट है. लेड क्रोमेट को क्या करा जाता है? येलो कलर क्या होता है थोड़ा सा, ये भी
तो मिक्स करा जाता है टर्मरिक के साथ अडल्ट्रेशन के लिए। ठीक है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखने वाली बात है, तो याद रखने की जरूरत है आपको। सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। इनका टर्मरिक से आई थिंक सो कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, सिलिकेट का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सिलिकॉन का कहाँ यूज होता है? वैसे सेमीकंडक्टर में यूज होता है सबसे ज्यादा सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर बनाने में। क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम Na, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट क्या बन रहा है भाई? हमें मिल रहा है वॉशिंग सोडा। नहीं, वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3.10H2, दिस इज वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा, यस द आंसर इज बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है बेकिंग सोडा, जरा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए चाहिए होता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर और थोड़ा सा नमक NaCl। अब इसकी रिएक्शन होगी तो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल आएगा, हमारे पास बच जाएगा क्या? हमारे पास बच जाएगा क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना, जरा इसको ठीक कर लेते हैं एक बार वापस से अपनी पोजीशन पे। यस, तो ये बन जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब बात आ रही है जिप्सम। जिप्सम क्या होता है भाई? कैल्शियम सल्फेट, है ना, 0.2H2O, दिस इज जिप्सम। इससे क्या बनकर निकलता है? अगर इसको हीट कर दिया जाए 343 केल्विन पर तो आपका बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट 0.12H2O। तो ये सारे के सारे मेरे को जहां तक दिख रहा है केमिस्ट्री, ये 9th और 10th की केमिस्ट्री है पूरी की पूरी। इससे ज्यादा कोई केमिस्ट्री पूछ भी नहीं रहा। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या पता नेक्स्ट टाइम आपका रिएक्शन में ही आ जाए कोई क्वेश्चन कि बेकिंग सोडा के क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, क्या कंपोजिशन हो सकता है, किससे मिलकर बनता है बेकिंग सोडा। तो ये सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप लोग कर सकते हो और हम फर्दर वीडियोस में भी करेंगे आगे चलकर इसके ऊपर थोड़ी और रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन फिर 9th क्लास से लग रहा है जो कि मेरे को आया हुआ है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? क्योंकि केमिकल फॉर्मूला हम 9th क्लास में ही पढ़ते हैं सब, 9th की साइंस में केमिकल फॉर्मूले। सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम और ये रहा नाइट्रेट। सोडियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट का भी चार्ज कितना होता है? 1, ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है ना, तो एग्जांपल ये नहीं, सोडियम नाइट्रेट ये रहा NaNO3। अगर इसकी बात करें तो ये सोडियम नाइट्राइट, दिस इज सोडियम नाइट्राइट, नाइट्राइट। ठीक है ना, NO2 को नाइट्राइट बोलते हैं हम, नाइट्रेट होता है NO3। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 सोडियम नाइट्रेट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी किन पेशेंट्स को दी जाती है? कैंसर में, है ना। क्या करने के लिए दी जाती है भाई कीमोथेरेपी? कैंसर में दी जाती है। और मोस्टली केस में क्या होता है कि जब पर्सन ट्यूमर फेस करता है, ट्यूमर बन जाते हैं जब उसकी बॉडी के अंदर, तो उन सेल्स को, उन ट्यूमर वाले सेल्स को एलिमिनेट करने के लिए बॉडी से कीमोथेरेपी का यूज होता है। अब कीमो मतलब इसके पहले लेटर से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, कीम मतलब केमिकल्स, यानी कि सर्टेन केमिकल्स का यूज किया जा रहा है ना। तो यूज ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं, यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेरेपेटिक पर्पस यानी कि थेरेपी देने के लिए, यस। और यूज ऑफ ट्रीटमेंट फॉर बिहेवियरल डिसऑर्डर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिहेवियरल डिसऑर्डर की बात ही नहीं हो रही, मोटिवेशन की भी कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन 3 जिसको नहीं आता था शायद वो भी आंसर को टिक कर सकता था अगर वो थोड़ा सा भी कंसीडर करेगा वर्ड पे कीमो। कीमो मतलब केमिकल्स, यानी कि केमिकल्स के थ्रू थेरेपी देना। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ। अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ व्हाट? मिल्क किसका अच्छा सोर्स होता है? सबको पता है एक एलिमेंट तो कैल्शियम। तो कैल्शियम जरा देख ले, पहले ऑप्शन में कैल्शियम नहीं है, हटाओ। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में, मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट अगर देखें तो क्या हो सकता था भाई? कैल्शियम प्रोटीन, एक जगह दिख रहा है प्रोटीन, मगर यहाँ पर कैल्शियम नहीं था, तो यानी कि ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा।
तो फोर्थ ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन। अब मैंने यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करा है क्योंकि कोई भी नहीं जानता मिल्क में कितना ज्यादा क्या मिलेगा, फाइबर की तो बात ही नहीं हो सकती मिल्क में, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑप्शन एलिमिनेशन यहाँ पे बेस्ट रहता कि पहला सबको पता है कैल्शियम तो होना ही होना चाहिए, तो सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन हमारे ऑप्शंस बन गए। फिर बात आती है प्रोटीन, क्योंकि हमें मिल्क से मिलता है प्रोटीन, अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है, तो यानी कि प्रोटीन हमारा फर्स्ट ऑप्शन में था और थर्ड लास्ट ऑप्शन में था, बाकी सेकंड और थर्ड ऑप्शन में प्रोटीन था ही नहीं, तो यहाँ पर से आप एलिमिनेट करके भी इस आंसर को कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द बेस्ट ऑप्शन। यस, जैसा कि हमारी सीरीज चली आ रही है, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में पढ़ाया था विटामिन ए के बारे में, आई थिंक सो आपको याद भी होगा विटामिन ए का केमिकल नेम, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, ठीक है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि विटामिन के बी के कितने कॉम्प्लेक्सेस पॉसिबल है, उनसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, उनके क्या क्या फंक्शन है, जो आपके सामने है। हाँ जी, तो विटामिन सबसे पहले आता है हमारा B1, B1 जिसका साइंटिफिक नेम, सॉरी केमिकल नेम की बात करी जाए तो थायमिन, इसका पहला केमिकल नेम होता है थायमिन, ठीक है। थायमिन जो क्या करेगा, हेल्प्स टर्न कार्बोहाइड्रेट्स इनटू द एनर्जी आवर बॉडी नीड्स, मतलब B1 का एक रोल है। B1 का क्या रोल हो रहा है यहाँ पे प्ले, B1 हमारा हमारे कार्बोहाइड्रेट को हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, किस में हेल्प कर रहा है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, हमारी बॉडी की एनर्जी नीड्स को पूरा करवाएगा, ठीक है ना। तो अब विटामिन B1 अगर प्रॉपर क्वांटिटी में ना हो तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ बीमारी जिसे हम डिसीज बोल सकते हैं, बेरी नाम की डिसीज हो सकती है अगर विटामिन B1 प्रॉपर अमाउंट में ना लिया जाए। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, द नेम इज राइबोफ्लेविन, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए क्योंकि केमिकल नेम ही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे हुए हैं, राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, यस। क्या करता है, हमारी बूस्ट इम्यून सिस्टम एंड आल्सो हेल्प ट्रीट हेडेक। राइबोफ्लेविन अगर अच्छा होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना, हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा बूस्ट मिलेगा। और अगर विटामिन B2 नहीं हुआ तो हमारे क्या मिलेगा, हमारे को भाई थोड़ी सी आईसेट प्रॉब्लम हो जाएगी, कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, रेड कलर की आईज हो जाएंगी, थोड़ा दिक्कत देगी। B3 नियासिन, द नेम इज B3, केमिकल नेम नियासिन, ओके, लोअर्स हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल व्हाइल इंक्रीजिंग गुड वंस, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अगर विटामिन B3 हमारे फूड में अच्छी क्वांटिटी में होगा तो हमारे को B3 से हेल्प मिलेगी, हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने में हेल्प करेगी। अब कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, अगर छोटा सा समझाने की कोशिश करूं मैं आपको तो ये ऐसे कुछ समझ सकते हो, कोलेस्ट्रॉल ये हमारी है ब्लड सेल्स जो है हमारी आर्टरीज के अंदर फ्लो करती हैं, RBC, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना। जब RBCs फ्लो करती हैं तो यहाँ पर हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल कई बार क्या हो जाता है, जमा हो जाता है हमारी आर्टरीज के अंदर, ये जमा होगा, ठीक है ना। और जब ये जमा होता जाएगा ऐसे ही तो ये एक दिन क्या आएगा, ये ब्लॉकेज भी हो सकता है, यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगा ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल। अब जब ब्लॉकेज होगी तो इसी को कहते हैं हाइपरटेंशन, क्योंकि इसकी वजह से जितना ज़्यादा ब्लॉक होता जाएगा उससे हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता जाएगा और ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर हाई होना ही कहलाता है हमारा हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा हाइपरटेंशन हो जाएगा, यानी कि हमारे को B3 की क्यों ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करना है हमें पूरी तरीके से, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, यस विटामिन B5, तो हमारा विटामिन B5 होता है एंटी स्ट्रेस विटामिन एंड प्ले अ वाइटल रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म की बात आ रही है तो यानी कि हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबको ये क्या कर रहा है, स्ट्रेस फ्री कर रहा है, हमारे को भी एंटी स्ट्रेस फ्री कर रहा है,
B6 पायरिडॉक्सिन हेल्प इन इम्प्रूव विजन एंड सपोर्ट ब्रेन हेल्थ। तो ये एक इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारा B6 पायरिडॉक्सिन। नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। ओके, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 है हमारे हेयर्स के लिए, पायरिडॉक्सिन E। B7 बायोटिन, जिसके बाल उड़ रहे हैं उनको बायोटिन जरा ले लेना चाहिए, ठीक है ना। प्रमोट्स हेल्दी स्किन, हेयर, नेल्स, इंप्रूव ब्लड शुगर। तो B7 का काम है बायोटिन। बायोटिन की तो मेडिसिन भी आती है भाई मार्केट में, ठीक है ना। जहां जहां बाल गिरने शुरू हो जाए तो समझ लो बायोटिन की जरूरत पड़ रही है अब तुम्हें, तभी तुम्हारे बाल बचेंगे, वरना सब उड़ जाएगा धीरे धीरे करके। तो बायोटिन से अपने बाल बचाया जा सकता है, क्योंकि हमारे खाने में बायोटिन नहीं मिल रहा, इसका मतलब सल्फर नहीं मिल रहा प्रॉपर, तो यानी कि बायोटिन लिया जाए और हमारे बालों को बचाया जाए, स्किन को थोड़ा सा और इंप्रूव किया जाए। एक इंपॉर्टेंट विटामिन B9, दैट इज फॉलिक एसिड। नाम पढ़ लीजिए, फॉलिक एसिड। दिस इज विटामिन B7। अब क्या कर रहा है? B7 का, फॉलिक एसिड का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है गर्ल्स को, क्योंकि पीरियड्स होते हैं उन्हें, ब्लड लॉस ज्यादा होता है बॉडी के अंदर, तो फॉलिक एसिड की जरूरत है, क्योंकि फॉलिक एसिड से मिलेगा उन्हें क्या? आयरन। और जब आयरन मिलेगा तो उनकी बॉडी का जो ब्लड है उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी प्रॉपर रहेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? आयरन की जरूरत होती है। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो प्रमोट करता है हेल्दी प्रेगनेंसी एंड प्रोटेक्ट द बेबी अगेंस्ट डिफेक्ट्स, यानी कि ज्यादा डिफेक्ट्स होने से उसे बचा लेगा, ठीक है ना। B9 की बात हो रही थी, हाँ B9 की बात हो रही थी। लास्ट वाला विटामिन B12, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बनता है और ये हमारी बॉडी खुद भी सिंथेसाइज कर लेती है कुछ हद तक। विटामिन B12, विटामिन B12 which is name is कोबैल्मिन। अब इसका रोल सबसे ज्यादा होता है हमारी रेड ब्लड सेल्स में, आरबीसी को बनाने में। जैसे कि अभी मैंने बताया B7 फॉलिक एसिड क्या करता है? फॉलिक एसिड आयरन प्रोवाइड कराता है, तो आयरन प्रोवाइड कराता है, बट कोल्बिन जो है आरबीसी को ही, आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो मेन रोल तो ये भी लोग प्ले कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी प्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ विटामिन B1 हो गया थायमिन, B2 हो गया राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन एंड B5 तुम्हारा हो गया पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 हो गया तुम्हारा, B7 क्या है? बायोटिन, और फिर फॉलिक एसिड, फिर लास्ट में आता है कोबैल्माइन। तो ये सारे B कॉम्प्लेक्सेस हो गए हमारे, जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा एक एक करके। सारे कॉम्प्लेक्सेस की इंपॉर्टेंस हमारी देखा जाए तो सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई कार्बोहाइड्रेट को मेंटेन कर रहा है, कोई प्रोटीन को, कोई रेड ब्लड सेल्स को मेंटेन करा रहा है, कोई इम्यून सिस्टम को। और एक जरा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला हार्मोन होता है पायरिडॉक्सिन, जो हमारे आई साइट को इंप्रूव कराता है, ठीक है ना। जबकि हमने विटामिन ए के साथ भी पढ़ा था, विटामिन ए हमारा क्या कर रहा था? वो भी हमारे आई साइट में हेल्प कर रहा था, जिसकी वजह से कौन सी डिसीज हो रही थी हमारे को हो रही थी स्लीपिंग सिकनेस। और जैसा कि मैंने आपसे अभी पूछा था थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन, विटामिन इज व्हाट इज द साइंटिफिक नेम, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम नहीं होना चाहिए यहाँ पर, व्हाट इज द केमिकल नेम, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, रेनिन। तो एस्कॉर्बिक एसिड जैसा कि याद हो आप लोगों को तो विटामिन सी होता है, और थायमिन तो अभी 2 मिनट पहले पढ़ा, B1 का नाम होता है। रेनिन एक तरीके का प्रोटीन है जो छोटे बच्चों के लिए होता है, सॉरी हाँ यस, एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, जो अगर बात करी जाए तो 0 से लेकर 2 ईयर के बच्चों को स्टमक में होगा टू डाइजेस्ट द प्रोटीन ऑफ मिल्क। तो बच्चा नाम एक यही रेटिनॉल। तो रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नेम है। तो आज के लिए ये वाली वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है। आगे ऐसी वीडियो के साथ मिलते रहेंगे और आप लोगों के लिए PYQ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।